नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए विशेष महिला पोर्टल की। बताएंगे कैसा रहा इस बार IIT दिल्ली का वार्षिक प्रौद्योगिकी उत्सव ट्राइस 2023। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनुसंधान अनुदान के लिए विशेष महिला पोर्टल जारी। CSIR द्वारा आयोजित कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया शुभारंभ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्टार्टअप महोत्सव अभिव्यक्ति 2023 का हुआ आयोजन। DST समर्थित निर्माण एक्सीलरेटर कार्यक्रम में चयनित स्टार्टअप ने दिया विशेष डेमो। IIT दिल्ली का वार्षिक तकनीकी उत्सव ट्राइस्ट 2023 सफलतापूर्वक संपन्न। नवाचार एक्सपो, ऑटो एक्सपो और रोबो वॉर सहित विभिन्न गतिविधियों ने दर्शाई देश की उपलब्धियां। और रेयर डिजीज के प्रति जागरूकता लाने के लिए वार्षिक रेस फॉर 7 में दिखा भरपूर उत्साह। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीजेज इंडिया और एम्स के सहयोग से विरल रोग ग्रसितों को समाधान दिलाने का प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान अनुदान और फंड के लिए एक विशेष महिला पोर्टल की घोषणा की। यह पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में लाने का काम करेगा। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। इसी योगदान को सराहने और S&T में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा नई दिल्ली स्थित NPL प्रांगण में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपनी पत्नी श्रीमती मंजू सिंह के साथ शामिल हुए। उनके साथ CSIR की महानिदेशक डॉक्टर N कलाई सेल्वी और गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इंटेल इंडिया फाउंडेशन सर्विसेज की वाइस प्रेसिडेंट सुश्री निवृत्ति राय मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने 1 अप्रैल 2023 से एक विशेष महिला पोर्टल शुरू किए जाने की घोषणा की। ये पोर्टल महिला वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को अनुसंधान अनुदान और फंड उपलब्ध कराएगा। We have already engaged women in several CSIR activities. Some of the success stories in the floriculture mission, like Reena Arvind Roy from Maharashtra, Neeru Tai from Bandya, and of course the Aroma mission from Jammu and Kashmir, which is now gone over to Uttarakhand, also engaging several self-help groups. I'm not going into detail of that, and of course the Jigyasa program, which is launched on the International Day of Women for the student scientists, because that is where I think we are actually aiming at to catch them young, particularly before they cross class 10 or class 12, because then the parents come in. And the first corrupting influence is from the parent. They start narrating to the child all sorts of fancy names, Mukherjee Nagar, Akash, this, that, and they kill the aptitude. So we have started mentorship programs, which we are also going to extend to the women talent, the potential women brains. And there we would also, because I've always believed in a wider integration, so it's not going to be confined only to the CSIR. We can also solicit the support of the like-minded stakeholders or partners like Nivrutti and others for identifying the potential and mentoring it. ये पहल महिलाओं को सशक्त बनाने और देश में नारी शक्ति को बढ़ावा देने की पहल से जुड़ी है। इस पोर्टल पर देश भर से केवल महिला वैज्ञानिक ही विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख विषयों जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान,
भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान और इंटर ट्रांस डिसिप्लिनरी साइंसेज में अनुसंधान और विकास करने के लिए अनुसंधान अनुदान के लिए आवेदन करने की पात्र होंगी। We all know that in this modern era, technology plays a vital role in transforming women's life, enhancing access to digital tools and enabling their participation in the workforce, education and community engagement. However, as we note that women still face significant barriers in accessing and utilizing resources, creating a further gender divide in digital world that we must address. CSIR पहले से ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कदम उठा रहा है, जिसमें CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान द्वारा महिला उद्यमियों के लिए CSIR प्रौद्योगिकियों पर 15% छूट और CSIR डोमेन के पूरे स्पेक्ट्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शामिल है। खास बात यह है कि इस वक्त CSIR की महानिदेशक के रूप में 38 संस्थानों की बागडोर भी एक महिला के ही हाथ में है। If you just see this year's Women's Day celebrations theme, I think the campaign theme is given as Embrace Equity. It is not equality, it is equity. Because equality can be the destination, whereas equity should be the path and it should be the medium of reaching that one. Therefore, we are going to embrace equity. We are going to reach equality through equity. And I should say, without any kind of a second thought or hesitation, I wish to really give a big salute to all the those who are here, who are supporting from the back all the female leaders. भारत सरकार ने महिलाओं को लेकर कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र भी शामिल है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय लगातार अपने संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में जेंडर इक्विटी पर जोर दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन इन कोशिशों में एक नई ऊर्जा भर देता है। पिछले दिनों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में वार्षिक स्टार्टअप महोत्सव अभिव्यक्ति 2023 का आयोजन किया गया। महोत्सव में पैनल वार्ता जैसी गतिविधियों के अलावा आखिरी दिन DST द्वारा समर्थित IIT कानपुर के निर्माण एक्सीलरेटर कार्यक्रम के तहत 15 चयनित स्टार्टअप ने डेमो प्रेजेंटेशन दी। अपने लक्ष्य के अनुसार ये महोत्सव स्टार्टअप और उद्योगों को एक मंच पर लाने में सफल रहा। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर देश के सबसे पुराने इंक्यूबेटरों में से एक है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित 2 दशकों से अधिक समय से चल रहे इस केंद्र ने पिछले वर्षों में अपने जबरदस्त सामाजिक प्रभाव और तकनीकी प्रगति के बेहतर कौशल निखारने में मदद की है। अपनी इसी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र द्वारा हर साल स्टार्टअप अभिव्यक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस बार भी अभिव्यक्ति 2023 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से उद्यमी, उद्योग विशेषज्ञ, संरक्षक और निवेशक विचार साझा करने और जुड़ने के लिए शामिल हुए। उद्यमियों के साथ चर्चा गतिविधि के तहत कार्यक्रम में विभिन्न स्टार्टअप विशेषज्ञ और नव प्रवर्तक सतत उद्यमिता पर चर्चा की गई। Just looking एक डेंगू किट जो बनाया गया है, so all those problems as an individual also every day we are looking for some solution, जो कि इस तरह से आपकी लाइफ को और ज़्यादा इजी बना सके। तो आई एम अमेज्ड जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स और जो जिस तरह के बच्चे उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और सटनली से कि हमारे समय में इस तरह बिताव हमारे हम लोग के समय में इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। कैंपस में भी कभी भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी होती ही नहीं थी। कोई सपोर्ट या कोई कुछ भी नहीं होता था। कुछ वाज ऑलवेज फॉर जॉब कैसे मिलना है और आगे एकेडमिक्स में किस तरह से मास्टर्स करना है, उस चीज़ के लिए हमेशा पुश होता था। बट किस तरह से हम खुद से कोई चीज़ें इन्वेंट कर सके, किस तरह से कोई ऐसी चीज बना सके जिसको हम आगे प्रोडक्शन में ला सके, उसके लिए पेटेंट ले सके, कभी भी इस तरह का सपोर्ट या इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ।
तो आज के डेट में है, ये सपोर्ट है। कार्यक्रम के दूसरे दिन का प्रमुख आकर्षण रहा डेमो डे, जिसमें आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर द्वारा शुरू किए गए निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अंतर्गत इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के पहले समूह की क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया। एक्सेलरेटर कार्यक्रम डीएसटी की निधि योजना का एक हिस्सा है। आयोजन में 15 चयनित स्टार्टअप शामिल हुए। इस कार्यक्रम ने उद्यमियों और नवोन्मेषकों को संभावित निवेशकों और लीडरों के सामने अपने अत्याधुनिक उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया। निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत 4 इनोवेटिव स्टार्टअप्स एक्सफिनिटो बायोडिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइमरी हेल्थ टेक प्राइवेट लिमिटेड, क्लाइमेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और म्यूक्रॉन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को NSTEDB द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया है। इसके अलावा चर्चाविद एंटरप्रेन्योर सत्र, सेलेब व्यक्ति जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें पैनल चर्चाओं के दौरान उद्यमियों, विशेषज्ञों और सेलिब्रिटी वक्ताओं ने लोगों को संबोधित किया और स्टार्टअप के विकास को लेकर अपने विचार साझा किए। एक स्टार्टअप से सफल उद्यमी तक की अपनी यात्रा के बारे में अनुभवों को साझा किया। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती क्षमताओं और युवा शोधकर्ताओं के अभिनव विचारों का संगम आईआईटी दिल्ली में आयोजित वार्षिक तकनीकी उत्सव ट्राइस्ट 2023 6 मार्च को संपन्न हो गया। नवाचार एक्सपो, ऑटो एक्सपो और रोबो वॉर सहित विभिन्न गतिविधियां इस कार्यक्रम का आकर्षण रही। पेश है ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाने वाला वार्षिक तकनीकी उत्सव ट्राइस्ट रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर विज्ञान जैसे सामयिक प्रौद्योगिकी विषयों में युवा नवाचारकों को कौशल को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान करता है। 4 से 6 मार्च तक चले ट्राइस्ट 2023 में भी ऐसा ही उत्साह देखने को मिला। देश भर से शामिल हुए छात्रों ने इस 3 दिवसीय फेस्ट में अपने कौशल और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। इस उत्सव में 75 से अधिक आयोजन और 40 से ज्यादा कौशल निर्माण कार्यशालाएं और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसरो द्वारा आयोजित प्रदर्शनी, ऑटो एक्सपो, स्टार्टअप एक्सपो और रोबोट प्रतियोगिताएं कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहीं। ट्राइस्ट का आयोजन आईआईटी दिल्ली के छात्रों और सह पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सहभागिता परिषद द्वारा किया जाता है। ट्राइस्ट में युवा छात्रों ने ड्रोन तकनीक पर अपने विचारों और तकनीकी समझ का प्रदर्शन किया। ड्रोन आज की अहम जरूरत बन चुके हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में नए प्रयोगों का विशेष महत्व है। ट्राइस्ट में भारत 2047 विचार चुनौती शीर्षक के अंतर्गत आयोजित स्टार्टअप एक्सपो ने भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की और उनको ध्यान में रखकर तकनीकी विकास का आह्वान किया गया। उत्सव में शामिल युवा छात्रों को आकर्षक अतिथि व्याख्यान और कार्यशालाओं जैसे कार्यक्रमों के द्वारा व्यावहारिक कौशल सीखने का मौका मिला। फेस्ट प्रतियोगिताओं में जीतने वालों को 12 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया गया। ट्राइस्ट इवेंट इनोवेशन और प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं। इन इवेंट के माध्यम से प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मकता का पता लगाने और भारत के भविष्य की बेहतरी में योगदान करने का अवसर मिलेगा। इसी कड़ी में अब डीएसटी की प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद टाइफैक ट्राइस्ट आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विजन ऑफ इंडिया 2047 नाम का एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यह आयोजन छात्रों को उन आविष्कारों और तकनीकों की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो भविष्य को आकार देंगे और 2047 में भारत के लिए अपनी दृष्टि को स्पष्ट करेंगे। वर्ल्ड रेयर डिजीज दिवस की याद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिजीजेस इंडिया ने एम्स के सहयोग से दिल्ली में रेस फॉर 7 का 8वां संस्करण आयोजित किया। इस रेस का उद्देश्य जनमानस में विरल रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और रोगियों को बेहतर उपचार तक पहुंचाने की कोशिश करना था। 12 मार्च को दिल्ली सहित देश के कई शहरों में आयोजित की गई 7 किलोमीटर की इस रेस में सभी जागरूक नागरिकों ने हिस्सा लिया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट।
रेयर डिजीज यानी विरल रोग एक ऐसी अवस्था है जिसे कई बार खुद रोगी भी नहीं समझ पाते। विरल रोग उन बीमारियों को कहते हैं जिनसे ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत काफी कम होता है। आमतौर पर ये रोग आनुवांशिक होते हैं और रोगी या तो जीवित नहीं रहते या जीवन भर इस रोग के साथ जीना पड़ता है। बहुत कम उम्र से शुरू होने वाले इन रोगों का इलाज अभी तक चुनौती बना हुआ है। पूरे विश्व में ऐसे रोगों को लेकर जागरूकता पैदा की जा रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी नजर रख रहा है। भारत में ऐसे रोगों के प्रति सरकारी प्रयासों के अलावा विरल रोग संगठन भारत काम कर रहा है और विश्व विरल रोग दिवस के अवसर पर वार्षिक मैराथन रेस फॉर 7 का आयोजन करता है, जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। इस बार भी ORDI ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से 12 मार्च को रेस फॉर 7 के 8वें संस्करण का आयोजन किया, जिसमें 7 किलोमीटर की रेस 7000 ज्ञात विरल रोगों का प्रतीक थी। ये रेस नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई सहित 12 शहरों में आयोजित की गई। And I think it's very important to create this awareness today because we know for sure these are statistics which say that 80% of the children have a genetic mutation because of which these rare diseases is caused. Out of these rare diseases which are caused, 50% of these children, 35% of these children don't get to see beyond 1 year of their age. There is death for these children. 35% of them die. 10% die between 1 and 5. And 12% happen between 5 and 15. So if you add up this, nearly about 50% of those patients which are diagnosed even early don't get to see beyond 15 years of their life. 50 to 55% of the children die within that age. So it's a very, very important and a necessary cause to create that awareness so that patients, that hope is created within them. They know that there is something which is in the pipeline. There is so much of research which is happening. It may not be happening in India, but it is happening somewhere else. And there is going to be some kind of definitive treatment which is going to come in the near future. And this is the cause, this is the reason why an awareness campaign like this becomes very, very important for all of us. रेस फॉर 7 का उद्देश्य समाज में दुर्लभ रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, दुर्लभ बीमारियों के प्रति बेहतर नीतियों और उपचार तक पहुंच के लिए आवाज उठाना है। आपको बता दें, भारत सरकार ने विरल रोग राष्ट्रीय नीति 2021 भी जारी की है, जिसमें ऐसे मरीजों की पहचान होने पर उनको स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ आर्थिक सहयोग भी किया जाता है। इन रोगों को दिव्यांगता में शामिल करने की भी मांग की जा रही है ताकि ऐसे रोगियों को हर क्षेत्र में सुविधाएं दी जा सकें। हालांकि सबसे बड़ा बचाव जागरूकता है ताकि नवजात शिशु में ही स्क्रीनिंग अनिवार्य हो जाए। अगर वक्त रहते इस बीमारी का पता चल जाए तो इसका काफी हद तक निदान किया जा सकता है। In India, there is no formal definition of rare disorder, but it ranges from less than 1 to 6.4 per thousand. So across world, various countries. So we do not have a formal definition as of now. With advancements, we all know that more and more diagnoses are being made, and several patients are being recognized to have a rare disorders. And we also know that if they are left untreated, then they are prone for high morbidity and mortality. So that needs to be kept in mind, it has also led to the development of various types of therapies depending upon the type of disorder and the genetic results now. मैं ये चाहूँगा कि इस डिजीज़ को PWD एक्ट जो है 2016 उसमें भी ऐड किया जाए ताकि ये बच्चे अगर बड़े हो जाए तो ये जॉब करके खुद अपने खर्चा जो है निकाल सके। ORDI भारत विरल रोगों के प्रति सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर सरकारी राष्ट्रीय संगठन है जो लगातार ऐसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के हितों को लेकर कार्य कर रहा है। विरल रोग को लेकर अभी कई चुनौतियां हैं, जैसे पूर्ण देखभाल और समर्थन, स्वदेशी दवा का विकास और बीमा कवरेज। जरूरत है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आने की,
ताकि एक कठिन जीवन जी रहे विरल रोग ग्रस्त रोगियों को भी समाधान मिल सके। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज फॉर जेंडर इक्वेलिटी विषय के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 मार्च को आईआईटी दिल्ली के रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीएसटी के सीड डिवीजन के प्रमुख और सलाहकार डॉक्टर देवप्रिय दत्ता ने किया और डॉक्टर निशा मेंदिरत्ता डीएसटी की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुश्री ए धनलक्ष्मी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सरकारी विभागों की विभिन्न गणमान्य महिला पदाधिकारी पैनल चर्चाओं में शामिल हुईं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जेंडर इक्वेलिटी की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के समापन सत्र को डीएसटी सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने संबोधित किया और इस पहल की सराहना की। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार मलबे के आवरण में परिवर्तन होना किसी ग्लेशियर की सतह में कमी आने, उसके संकुचित होने, पीछे हटने और उसके द्रव्यमान संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए भविष्य के अध्ययनों में अब तक देखे गए ग्लेशियर परिवर्तनों और प्रतिक्रियाओं की पूरी समझ के लिए इन कारकों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग विशेषताओं वाले 2 ग्लेशियरों लेह के पेंसिनलुंगप्पा ग्लेशियर और जांस्कार वैली के डूरुंग द्रुंग ग्लेशियर के 1971 से 2019 के बीच की अवधि में लिए गए आंकड़ों से ग्लेशियर के उतार चढ़ाव का तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ग्लेशियर के पीछे हटने की दर जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर की स्थलाकृति सेटिंग और आकारिकी द्वारा नियंत्रित होती है। यह अध्ययन शोध पत्रिका सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित किया गया है। पिछले दिनों नई दिल्ली में मैक्सिको प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक हुई। इस बैठक में भारत और मैक्सिको ने एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, पृथ्वी, महासागर विज्ञान, जल, खनन खनिज, क्लीन एनर्जी, बायोटेक और हेल्थ केयर जैसे कई प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर फोकस करने के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऐतिहासिक समझौते के मौके पर मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेल एब्रॉड भी मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैक्सिकन विदेश मंत्री को आश्वासन दिया कि मैक्सिकन पक्ष द्वारा जल, लिथियम और टीकों के 3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को CSIR और अन्य सहायक संगठनों द्वारा ध्यान रखा जाएगा और भारत आने वाले कुछ महीनों में ठोस परिणाम प्रदान करेगा। वहीं मार्सेलो एब्रॉड ने महामारी के चरम के दौरान कोविड टीके भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत धन्यवाद दिया और उन्होंने रेखांकित किया कि भारत मैक्सिको को टीके भेजने वाला पहला देश था, जब कई अन्य उन्नत शक्तियों और दोस्तों ने इसके लिए अनिच्छा जाहिर की थी। ज्ञान विज्ञान के आज के इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।